जेवियन डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काया चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, जयोति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर. Today I will teach you about Unit 2, टॉपिक दोषों की क्षय वृद्धि. ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आएंगे. दोषों की क्षय वृद्धि के क्रम के अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले दोष क्या होते हैं. ठीक है, इसी क्रम के अंदर हमने देखा था कि दोष कितने होते हैं. ठीक है, दोष के बाद हमने देखा था धातुएं क्या होती हैं. ठीक है, उपधातु क्या होती हैं. हमने देखा कि कौन कौन सी धातु की कौन कौन सी उपधातु होती हैं. ठीक है, इसी के साथ हमने देखा था कि मल क्या होते हैं. ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. दोष हमने क्या देखे थे, दूषयन्ति इति दोषा. ठीक है, धातवो देह धारणात्. ठीक है, और ठीक है, तीसरा हमारा क्या था, मल मलिनीकरणात्. मला. ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी, इसलिए अभी ये तीनों चीजें आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए कि इनकी क्या क्या परिभाषा है. ठीक है, अभी इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा. अभी हम आगे देखते हैं कि इसके बारे में हमें और क्या पढ़ना था. ठीक है, हमने दोषों के कर्म, ठीक है, हमने दोषों के कर्म, हमने धातुएं ये सब देखी, हमने दोषों के कर्म देखे, दोषों के स्थान देखे. ठीक है, स्पेशली अभी हमने किसके बारे में रीड किया था, अभी हमने वात दोष के बारे में रीड किया था. तो हमने वात दोष के कर्म देखे, वात दोष के स्थान देखे, वात के गुण देखे. ठीक है, वात के अगर हम गुणों की बात करें तो तत्र रुक्षो लघु शीत, सूक्ष्मश्चलो सूक्ष्म, विशुद्ध खरे, विशुद्ध खरे. ठीक है, वात के अगर हम गुणों की बात करें तो वात के गुण क्या है, रूक्ष, लघु, शीत, सूक्ष्म, चल, विशद और खर. ठीक है, अगर हम यहाँ पे किसकी वात के गुणों की बात करते हैं तो वात के गुण कौन कौन से बताए, रूक्ष, लघु, शीत, सूक्ष्म, चल, विशद और खर. ठीक है, ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव के अंदर के एस्पेक्ट से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ये एक एक जो गुण है वात का ये बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए. ठीक है, अभी हम वात के गुणों के अलावा अगर हम देखें कि वात कितने प्रकार की होती है. ठीक है, वात कितने प्रकार की होती है तो ये आप देखिए यहाँ पे, अगर हम वात देखें तो देखिए वात के प्रकार. ठीक है, तो वात यहाँ पे 5 प्रकार की होती है. ठीक है, जिसमें प्राण वायु, ठीक है, उदान, समान, व्यान और अपान. ठीक है, ये क्या हो गया, 5 प्रकार की, प्राणवायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु. ठीक है, सभी वात जो हैं इनके क्या है, सभी वात की
अलग अलग स्थान पर स्थिति होती है और हर वायु के अपने कुछ स्पेसिफिक कर्म होते हैं। हर वायु के विकार की वजह से कुछ स्पेसिफिक विकारों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अगर ये प्राकृत अवस्था में होंगे तो कुछ स्पेसिफिक जो इनके कर्म है उनको कंट्रोल करेंगे। अगर ये वैकृत अवस्था में होंगे तो कुछ स्पेसिफिक व्याधियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर हम ये देखें कि प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान, तो इनकी क्या और कौन कौन सी जगह पे विशेष रूप से ये पाए जाते हैं, तो अभी हम देखते हैं। अगर हम प्राणवायु के लिए देखें, देखिए आप, ठीक है, अगर हम यहाँ देखें कि कौन कौन सी वायु हमने देखा, एक प्राण, दूसरा उदान, तीसरा समान, चौथा व्यान और पांचवा अपान। ठीक है, ये वात के 5 प्रकार हमने यहाँ पे देखे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें सबसे पहले प्राणवायु के लिए कि प्राणवायु जो है इसका मुख्य स्थान क्या है, तो हृदय प्राणा। ठीक है, हृदय प्राणो, हृदय प्रदेश जो होता है ये प्राणवायु का मुख्य स्थान है। अगर हम प्राणवायु के स्थानों की बात करें तो कि प्राणवायु कहाँ कहाँ पर अवस्थित रहती है, तो प्राणस्य मूर्धा, उरह, कंठ, जिह्वा, आस्य, नासिका। ठीक है, प्राणवायु जो होती है ये कहाँ कहाँ पे अधिष्ठित होती है, प्राणवायु हमारी मूर्धा, ठीक है, उरह प्रदेश, ठीक है, सिर, मूर्धा सिर, उरह कंठ प्रदेश, जिह्वा में, आस्य मतलब मुख और नासिका नाक। ठीक है, तो कौन कौन से स्थान हो गए प्राणवायु के स्थानों की अगर हम बात करें तो प्राणवायु का स्थान कंठ प्रदेश, उरह प्रदेश, मूर्धा, ठीक है, जिह्वा, आस्य यानी मुख और नासिका। ठीक है, ये जो है इसके स्थान होते हैं। ठीक है, इसमें से मुख्य स्थान कौन सा, हृदय जो है वो इसका मुख्य स्थान है। ठीक है, अगर प्राणवायु की विकृति होती है तो प्राणवायु की विकृति की वजह से किस प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है, तो प्राणवायु की विकृति के कारण हिक्का, श्वास आदि रोगों की। ठीक है, प्राणवायु, क्योंकि प्राणवायु का स्थान कहाँ दिया हुआ है, प्राणवायु का स्थान हमारा उरह प्रदेश, हमारा कंठ, हमारा जिह्वा, हमारा आस्य, हमारी नासिका। तो इसकी विकृति की वजह से, क्योंकि ये क्या करती है, प्राणवायु का काम क्या है, संचरण, किसका, प्राणों का। ठीक है, तो ये इसकी विकृति के कारण किसकी उत्पत्ति होती है, हिक्का, श्वास आदि रोगों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो दूसरा स्थान कौन सी वायु का है, दूसरा स्थान है उदान वायु का। ठीक है, उदान वायु के अंदर अगर हम देखें कि उदान वायु की जो है मुख्य उदान वायु की स्थिति कौन कौन से स्थानों पे होती है, तो उदान वायु की स्थिति उरह प्रदेश, ठीक है, उरह में प्राणवायु भी हो गया, उरह में उदान वायु भी हो गया। ठीक है, लेकिन उरह, कंठ और नाभि, ठीक है, एक तो उरह, कंठ, मुख, आस्य, मूर्धा, तो यहाँ की स्थिति किसकी हो जाएगी, प्राणवायु की। एक उरह प्रदेश से उरह, कंठ और नाभि यहाँ तक की जो स्थिति होती है वो किसकी होती है, उदान वायु की, यानी कि हमारे कंठ प्रदेश से लेके और हमारी नाभि तक। ठीक है, इसमें भी अगर मुख्य रूप से देखें तो मुख्य स्थान इसका कौन सा है, उदान वायु का मुख्य स्थान होता है कंठ प्रदेश। ठीक है, ये जो मुख्य स्थान है इनको भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट से इनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ऊर्ध्व के जो हमारे पार्ट्स हैं इनमें लोकेटेड होती हैं। तो अगर इसकी विकृति हो जाए कि उदान वायु की विकृति की वजह से किसकी उत्पत्ति होती है, कौन सी व्याधियों की होती है, तो उदान वायु की विकृति के कारण ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों की उत्पत्ति होती है। उदान वायु जो होती है ये हमारे बल वर्ण को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, वाणी की जो हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, हमारा बोलना, ये सब भी किसको, इस सब के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है, इसके लिए भी उदान वायु रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो उदान वायु की विकृति के कारण कौन से रोग हो जाते हैं, ऊर्ध्व जत्रुगत। ऊर्ध्व जत्रु से क्या मतलब है, जत्रु किसको बोला जाता है, जत्रु बोला जाता है क्लेविकल को। ये हमारी जो ब्यूटी बोन्स होती हैं क्लेविकल होता है, तो क्लेविकल से ऊपर की तरफ होने वाली जो व्याधियां हैं वो सारी व्याधियों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ये रिस्पॉन्सिबल हो जाती है उदान वायु। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा दोष किसे कहते हैं। ठीक है,
फिर हमने देखा दोषों के प्रकार क्या होते हैं, फिर हमने देखा वात दोष की स्थिति क्या है, वात दोष के गुण क्या है, वात दोष के कर्म क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा भिन्न भिन्न प्रकार की वात, ठीक है, जिसके अंदर से वात के कितने प्रकार होते हैं, जिसके अंदर से वात के प्रकार होते हैं 5, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान, जिसके अंदर से प्राण और उदान के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे डिजीजेस की तरफ हम आते जाएंगे, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आगे जब डिजीजेस आएंगी तो कौन कौन सी वात की दृष्टि वहां पे हुई है, ये चीजें हम वहां पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमें उनके गुणकर्म और उनके स्थान स्थिति का पता होना बहुत जरूरी है, जो आगे चिकित्सा करने में हमें सहयोग देगा, ठीक है। यहाँ पे तीसरे नंबर पे हम देखते हैं समान वायु, ठीक है। समान वायु का अगर हम स्थान देखें, भाई ऊपर तो क्या था, उरह प्रदेश से ऊपर अगर हम देखें तो कंठ, जिह्वा से नासिका, यहाँ पे प्राण वायु की स्थिति थी। कंठ से नाभि तक उदान वायु की स्थिति थी। तो हमारा जो नाभि से लेके और शुद्रांत तक का, यानी हमारा नाभि से लेके हमारा नाभि, आमाशय और शुद्रांत, यानी स्टमक से लेके और स्मॉल इंटेस्टाइन तक का जो पार्ट होता है, वहां पे किसकी स्थिति होती है, वहां पे स्थिति होती है समान वायु की, ठीक है, समान वायु की। अब ये समान वायु कहाँ कहाँ पे, नाभि, आमाशय और शुद्रांत, जिसमें से भी अगर हम मुख्य रूप से देखें कि मुख्य रूप से समान वायु का स्थान क्या है, तो नाभि जो है ये समान वायु का मुख्य स्थान है, ठीक है। अगर समान वायु की विकृति हो जाए, ठीक है, समान वायु की विकृति हो जाए, तो समान वायु की विकृति की वजह से कौन कौन सी व्याधियों की उत्पत्ति होती है, तो देखिए आप, अग्निमांद्य, गुल्म, अतिसार, ग्रहणी, ठीक है, क्योंकि क्या कहा हमने, नाभि, आमाशय, शुद्रांत, शुद्रांत का हिस्सा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, ग्रहणी, ठीक है, ड्यूडेनम। तो यहाँ पे जो है अगर समान वायु की विकृति होगी, तो समान वायु की विकृति की वजह से क्या होगा, अग्निमांद्य होगा, गुल्म होगा रोगी को, अतिसार होगा, ग्रहणी होगी, ठीक है। तो बहुत ही, अगर पेट से संबंधित रोग अगर किसी व्यक्ति विशेष को हो रहे हैं, तो वो किसका इंडिकेशन देता है, वो समान वायु की दुष्टि का इंडिकेशन देता है, ठीक है। फोर्थ है व्यान वायु, ठीक है। अगर व्यान वायु की हम बात करें, तो व्यान वायु का स्थान देखा जाए तो क्या होता है, सर्व शरीर, ठीक है। व्यान वायु क्या करती है, व्यान वायु हमारे सर्व शरीर के अंदर विचरण करती है, ठीक है। प्राण तो कहाँ थी, ऊपर, ठीक है। उदान कहाँ थी, मिड में, ये वाला जो हिस्सा था स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक, यहाँ क्या है, समान। व्यान की बात की जाए तो व्यान कहाँ है, सर्व शरीर के अंदर, ठीक है। तो जो भी हमारे जनरलाइज्ड डिसऑर्डर्स होते हैं, जो इस तरह की व्याधियां होती हैं जो पूरे शरीर को अफेक्ट करती हैं, इस तरह की व्याधियों के का अगर वात वहां पे इन्वॉल्वमेंट है, वात वहां पे अगर प्रेजेंट है, तो कौन सी वात होगी, वो होगी व्यान वायु, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें कि व्यान वायु की दुष्टि की वजह से कौन कौन सी व्याधियां होती हैं, तो ज्वर। अब ज्वर ऐसा तो नहीं है ना कि एक हाथ को बुखार हो जाएगी बाकी सारा बॉडी ठीक है वैसा ही पड़ा है, ऐसा नहीं होता ना। ज्वर कैसा होता है, संताप कहाँ पे आता है, ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण क्या है, संताप, बॉडी टेम्परेचर का बढ़ जाना। तो वो बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ता है वो कहाँ बढ़ता है, पूरे शरीर का बढ़ता है ना, किसी स्पेसिफिक एरिया का नहीं बढ़ता। तो जो इस तरह की व्याधि है जहाँ सिम्टम्स लोकलाइज्ड ना होके जनरलाइज्ड होते हैं, तो वहां कौन सी बात का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहां पे व्यान वायु की दुष्टि होती है, ठीक है। तो किस तरह के, जैसे अतिसार, विमल की अति प्रवृत्ति क्या है, अतिसार, या जो भी सर्वांगगत रोग हैं, सर्वांगगत जो रोग हैं वहां पे अगर हम देखें तो किसकी दुष्टि होती है, व्यान वायु की दुष्टि होती है, ठीक है। फिफ्थ जो वायु है वो क्या है, अपान वायु, ठीक है। अपान वायु की अगर स्थिति देखें तो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा रेक्टम, ठीक है, रेक्टल रीजन जो है, ठीक है, हमारी एनस, ठीक है, मेल और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, मेल में मेल जेनाइटल ऑर्गन, फीमेल में फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स। तो लार्ज इंटेस्टाइन से लेके नीचे रेक्टम तक का एनल रीजन और मेल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स में कौन सी बात अधिष्ठित होती है, यहाँ पे अधिष्ठित होती है अपान वायु,
ठीक है। यहाँ क्या अधिष्ठित होती है? अपान वायु अधिष्ठित होती है। ठीक है, बस्ती प्रदेश। ठीक है, और अगर यहाँ पे, यहाँ मूत्रेंद्रिय, अगर यहाँ पे अगर देखा जाए अपान वायु की अगर दुष्टि होगी तो कौन सी व्याधियों की उत्पत्ति होगी? अपान वायु की दुष्टि के अंदर मूत्राशय, ठीक है, और जो होता है ना अंडाशयगत रोग, ठीक है, गुदगत रोग हो गए, लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड डिजीज हो गई। ठीक है, इसके अलावा मूत्राशय, जैसे महिलाएं हैं तो महिलाओं में आर्तव संबंधी रोगों के अंदर अपान वायु की दुष्टि होती है। ठीक है, ऐसे ही पुरुष जो हैं, पुरुषों के अंदर जैसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन वगैरह हो रहा है या डिले इजैकुलेशन हो रहा है, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, इन सब चीजों के अंदर कौन सी वात की दुष्टि होती है? अपान वायु की दुष्टि होती है। जैसे महिलाएं हैं, एनोवुलेटरी साइकिल आ रही है, इनफर्टिलिटी से अफेक्टेड है, पीसीओडी जो है उससे अफेक्टेड है, तो यहाँ पे अगर हम दुष्टि देखें तो कौन से वात की दुष्टि होगी? अपान वायु की, क्योंकि वायु की क्या प्रवृत्ति होती है? चीजों को चलाना। ठीक है, अंडे से, अंडकोश से अंडे का निकल के और गर्भाशय तक आना, तो इन चीजों को चलायमान करने के लिए भी कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है? अपान वायु रिस्पॉन्सिबल है। अगर अपान वायु की दुष्टि होगी तो अंडकोश से अंडा ही प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? ठीक है, तो इस तरीके से फीमेल और मेल जेनाइटल ऑर्गन से होने वाली डिजीजेज अगर हैं तो वहां पे कौन सी वात की दुष्टि होती है? अपान वायु की दुष्टि होती है। अगर सर्व शरीरगत रोग हैं तो कौन सी वात की दुष्टि होती है? व्यान वायु की दुष्टि होती है। अगर ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी, जिसके अंदर भी अपर एब्डोमिनल कैविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो किसकी दुष्टि होती है? समान वायु की दुष्टि होती है। थोरेसिक रीजन और सुप्राक्लेविकुलर रीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो कहाँ किसकी दुष्टि हो रही है? उदान वायु की दुष्टि हो रही है। ठीक है, हिक्का श्वास आदि रोगों की अगर उत्पत्ति हो रही है तो कौन सी वात की दुष्टि हो रही है? प्राण वायु की दुष्टि हो रही है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको इस सेशन से संबंधित कोई क्वेरी आती है तो प्लीज उसे मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करूं। थैंक यू सो मच।